तो टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य कौन कौन से? तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। ये कार्यपालिका का क्या है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। कार्यपालिका का क्या है? वास्तविक प्रमुख। अब वास्तविक प्रमुख है तो मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी सर्जित कौन करता है? प्रधानमंत्री। जब मंत्रिपरिषद का सर्जक ये है तो साथ में क्या है? विनाशक भी। विनाशक कैसे? कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करता है। अपने मंत्रियों का क्या करता है? चयन। चयन यानी चुनाव। और चुनाव करने के बाद में उनके नाम किसको निर्देशित करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में उसी व्यक्ति को रखेंगे जिसका नाम किसने दिया है? प्रधानमंत्री ने दिया है। तो पहली बात लिखिए आप, प्रधानमंत्री मंत्रियों का प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। इसी की सिफारिश पर, इसकी प्रधानमंत्री, इसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद का क्या करता है? गठन। क्योंकि आर्टिकल जो 74 का भाग 1 है, कौन सा भाग है? 1। आर्टिकल कौन सा है? 74(1). इसमें क्या कह रखा है? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? पीएम होगा। अब 74 का भाग कौन सा है? 2। ये मंत्री परिषद किसके लिए बनाई थी? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए। तो 74 का भाग 2 क्या कहता है? कि जो मंत्री परिषद ने सलाह दी है, किसको? राष्ट्रपति को। कैसी दी है? क्या दी है? उसके बारे में आप किसी भी अदालत के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, या वो सलाह या निर्देशन किसी जांच के दायरे में शामिल नहीं होगा। ये किसमें कह रखा है? 74 का भाग कौन सा है? 2 है, जिसकी चर्चा हम किसमें करेंगे? आगे मंत्री परिषद में करेंगे। किसमें करेंगे? मंत्री परिषद में। तो मंत्री परिषद का सर्जक कौन हो गया? प्रधानमंत्री। और यही प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देकर इस मंत्री परिषद का क्या कर सकता है? विनाश कर सकता है। लिखें अगली बात, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मंत्री परिषद भंग हो जाती है।
किसके त्यागपत्र देने पर? प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर। अब मंत्रियों के नाम निर्देशित किसने किए हैं? प्रधानमंत्री ने किए हैं। तो मंत्रियों का चयन भी किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। अब किस मंत्री को कौन सा कार्यालय आवंटित करना है, कौन सा विभाग देना है, इसका निर्णय भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो अगला पॉइंट लिखें, मंत्रियों के कार्य आवंटन का काम प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्री परिषद से संबंधित दो काम हो गए। पहला क्या हो गया? मंत्रियों का चयन करना। दूसरा क्या हो गया? कार्य आवंटन। इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। मंत्रियों को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जब राष्ट्रपति ने मंत्रियों की नियुक्ति की, उनको शपथ दिलाई, तो उसमें सिफारिश किसकी थी? प्रधानमंत्री की। तो हटाने में भी सिफारिश किसकी थी होगी? प्रधानमंत्री। लिख दीजिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटा सकता है। कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो मंत्री का निर्माता भी ये है और मंत्री को हटाने वाला भी कौन है? प्रधानमंत्री। सिफारिश इसके काम में आएगी। अब मंत्रियों का एक ध्यान रखना, मंत्रियों की जो कार्य नियम है वो कौन बनाता है? तो मंत्रियों के कार्य नियम कौन बनाएगा? वो बनाएगा राष्ट्रपति। कौन बनाएगा? इसको सबसे लास्ट में आप नोट डाल लेना, जब शक्तियां पूरी हो जाए तब। यह पे लिखवा रखा मैंने, लिखवाया होगा एक बार। अब जब मंत्री परिषद बन चुकी है तो उसकी क्या आयत होगी? बैठक। क्या आयत होनी है? बैठक। मंत्री परिषद चाहे राज्य की हो चाहे सेंटर की हो, अगर सेंटर की है मंत्री परिषद की बैठक तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और राज्य की होगी तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो कार्य है उस कार्य सूची का विवरण भी कौन तैयार करवाएगा? प्रधानमंत्री करवाएगा। कौन करवाएगा? लिखिए अगली बात, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं कार्य सूची तैयार करना। और क्या करना है? कार्य सूची तैयार करना। लिख दिया। अब भारत की जो केंद्र सरकार है, भारत की जो केंद्र सरकार है उसकी जो मंत्री परिषद बनती है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 81।
कितने हो सकते हैं? ये कौन से संविधान संशोधन में आया था सामने हमारे? 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब का? 2003 का है। उसमें ये बात सामने आई थी और ये बात लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 2004 से क्या कर दी गई? लागू की गई। अब ये अधिकतम है, मान लेते कि इतने नहीं है। अब हमारे मंत्री परिषद में 70 मंत्री हैं, माना कि, तो प्रत्येक मंत्री का क्या होगा? विभाग होगा। क्या होगा? विभाग। कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा, इसकी सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। यानी विभागों का आवंटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं। क्या है? अलग अलग विभाग है और सभी विभागों का कार्य भी क्या है? अलग अलग है। कार्य भी क्या है? भिन्न भिन्न है। तो सभी विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। किसका है? क्योंकि प्रधानमंत्री समकक्ष मंत्रियों में सबसे ऊपर है। इसलिए ये क्या करेगा? विभिन्न जो विभाग हैं उनकी कार्य विधि जो है उसके अंदर आपके कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। इसके अलावा पूरी मंत्री परिषद का संबंध किससे जोड़ेगा? राष्ट्रपति से, कि मंत्री परिषद ने कौन सा कार्य किया है और कौन सा कार्य नीति उसके द्वारा बनाई जा रही है। लिखें अगली बात। विभागों के कार्यकलापों में विभिन्न विभिन्न विभागों के कार्यकलापों में सामंजस्य बिठाना पीएम का कार्य है। किसका काम है? भारत के प्रधानमंत्री का। हाँ, बाकी एक बात आप लिख चुके हैं, 2-3 बार आ चुकी है कि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद क्या होगी? भंग होगी। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। अगली बात लिखें। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। कौन सदन का नेता होता है मुख्य रूप से? अब ये जरूर नहीं है कि वो लोकसभा का ही नेता हो, वो राज्यसभा का भी नेता हो सकता है। भारत में से प्रधानमंत्री में जो राज्यसभा के भी नेता रहे, लेकिन अमूमन ये मानते हैं कि वो किसका नेता होगा? लोकसभा का। इसी कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। जिसकी सिफारिश पर जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को लोकसभा को
भंग कर सकता है। और अगर लोकसभा भंग होगी तो कौन सा आर्टिकल काम में नहीं आएगा? है कौन सा था लिखवाया था मैंने कल? 75(3) होना चाहिए मेरे हिसाब से। 75(3) है ना? क्या लिखवाया था 75(3) के अंदर? प्रति उत्तरदायी है। हाँ बिल्कुल। आर्टिकल 75(3) में हमने बात की थी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। ठीक है। और अगर लोकसभा भंग हो गई तो फिर आर्टिकल 75(3) का कोई महत्व नहीं है। और लोकसभा भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। इस कारण से। चलिए अगली बात लिखें। अब एक बात आपने राष्ट्रपति पढ़ी होगी कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का सत्र आहूत करता है। करता है नहीं करता है? करता है ना? आहूत करता है। और सत्र अवसान भी करता है। करता है ना? सत्र अवसान। ये किसका राइट है? आपके राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग अपनी मन मर्जी से नहीं करता। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सिफारिश करेगा, राज्य के अंदर कौन करेगा? मुख्यमंत्री। सेंटर में कौन करेगा? प्रधानमंत्री। कि आप संसद का सत्र बुलाएं या फिर संसद का जो सत्र चल रहा है उसका क्या करे? अवसान करे। अवसान यानी समाप्त, या अवसान लिखा हो सकता है, या उत्सादन। उत्सादन ये भी लिखा जा सकता है। तो लिखे अगली लाइन। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं अवसान करने संबंधी परामर्श दे सकता है। मानना या नहीं मानना ये थोड़ा राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ये सलाह देता है अक्सर। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, इसकी जितनी भी नीतियां हैं, जो नीतियां हैं, उन नीतियों की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीतियां बनवाएगा कौन? प्रधानमंत्री। बनाने में सहयोग कौन करेगी? मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर हम कोई निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं ना, तब आप मंत्रिमंडल शब्द काम में ले सकते हो। लेकिन जब आप कोई योजना बना रहे हैं तो वहां पर शब्द आएगा, मंत्री परिषद शब्द आएगा। कौन सा आएगा? मंत्री परिषद। लिखिए इसमें।
प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को संसद के पटल पर रखते हैं, यानी सदन में रखते हैं। संसद के पटल पर रखते हैं। हो गया क्या? अब जो प्रधानमंत्री है वो कई संस्थाओं के सदस्य भी होते हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या फिर गैर संवैधानिक। जैसे आपने नाम सुना होगा, पहले आयोग का नाम था योजना आयोग। कौन सा आयोग था? जिससे वर्तमान में क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। अब आपसे पूछिए कि नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता है? प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उसका अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा अंतरराज्य परिषद। कौन सा है? अंतर राज्य परिषद। अंतर परिषद का अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। फिर है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन। कौन सा बेसिन है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन। और इसके अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा हाँ, तो फिर कौन सा? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन। अगली संस्था है राष्ट्रीय एकता परिषद। एकता परिषद। पहली कौन सी थी? योजना आयोग या नीति आयोग। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरा कौन सा है? अंतरराज्य परिषद। और फिर कौन सा है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन और राष्ट्रीय एकता। एक है राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा परिषद। एवं अंतिम कौन सी है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद। प्रतिरक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। किसकी? प्रतिरक्षा परिषद की। इन सभी संस्थाओं का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इनमें से कोई भी एक संस्था पूछी जा सकती है। और एक मैंने बताया था, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कुलपति कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन सा विश्वविद्यालय था? दिल्ली का था क्या? मैंने तो नहीं लिखवाया था दिल्ली का, बंगाल का था। कौन सा था? बंगाल का एक विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उसका नाम क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। लिखें ये लाइन। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद
योजना आयोग या नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन। जब वंदे गंगा परियोजना शुरू की गई थी गंगा नदी की साफ सफाई के लिए, तो प्रारंभ किसने किया था? पीएम एनडी मोदी सर ने, क्योंकि वो इसके क्या हैं? अध्यक्ष। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, और कौन सी है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद। और कौन सी बच गई? हाँ बोल दी ना मैंने, एकता बोल दिया, सुरक्षा बोल दिया। लिख दिया क्या? चलो अब नया पॉइंट डालो। विशेष तथ्य। हम विभिन्न प्रधानमंत्रियों का कालक्रम पढ़ेंगे और उनकी कुछ जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी। भारत में ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री के पद पर आए? कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? कौन कौन से बता सकते हो क्या? मनमोहन सिंह, चलो उल्टा शुरू किया तो भी ठीक है। इंदिरा गांधी अब फर्स्ट में आ गई। एच.डी. देवगौड़ा, अब एक और अटक गया है। लाल बहादुर शास्त्री नहीं। चलो इंद्र कुमार गुजराल। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य थे, शॉर्ट में याद करना है तो आप क्या लिखोगे? इच गार्ड। क्या लिखोगे? इच गार्ड। कहां लगाते हैं पता ना? कहां प्रयोग करते हैं इसका? पता नहीं है? खाज खुजली आती है ना, तब लगाते हैं। इच गार्ड में पहला कौन है? इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। और ये राज्यसभा से कहां से सदस्य थी? यूपी से। फिर एच में कौन सा है? एच.डी. देवगौड़ा। देव घोड़ा। और ये कहां से थे? आपके कर्नाटक से। कहां से थे? फिर कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। और इंद्र कुमार गुजराल कहां से थे? बिहार से। कहां से थे? और लास्ट कौन बचा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये कहां से थे? ये थे आपके असम से। कहां से थे? इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए एक बार प्रधानमंत्री बनी है। एच.डी. देवगौड़ा भी एक बार, इंद्र कुमार गुजराल भी एक बार, लेकिन एकमात्र मनमोहन सिंह ऐसे हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले राज्यसभा के सदस्य। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है।
लिखे पहली लाइन प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति पहले लिखो इंदिरा गांधी 1997 यूपी से, सॉरी 1961, एक मिनट रुको, 1966 यूपी से। फिर HD देवगौड़ा, ये है 1996, कहां से है? कर्नाटक से, 1996 में। और इंद्र कुमार गुजराल, ये है 1997 में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से, ये असम से थे। लिख दिया सभी ने? राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कितने हैं? 4 हैं। और शॉर्ट में क्या लिखोगे? इच गाइड। इंदिरा, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी कहां से राज्यसभा सदस्य थी? यूपी से। HD देवगौड़ा कहां से थे? कर्नाटक से। इंद्र कुमार गुजराल कहां से थे? बिहार से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से थे? असम से थे। दो नंबर पॉइंट लिखने से पहले इसको समझ लीजिए। भारत में 2 प्रधानमंत्री, एक PV नरसिम्हा राव, ये 1991 की बात है। और दूसरे हैं आपके HD देवगौड़ा, ये है 1996 की। अब तक वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, यहां तक का जो इतिहास है, इसमें ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जब प्रधानमंत्री बने तो संसद के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। संसद के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री चुने गए, उस समय संसद के सदस्य नहीं थे। वो कौन कौन है? तो पहला कौन है? PV नरसिम्हा राव। दूसरे कौन है? HD देवगौड़ा। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री कब बने? 1991। HD देवगौड़ा कब बने थे? 1996। जब सदस्य नहीं है संसद के किसी भी सदन के, तो फिर इनको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करनी पड़ी? सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी। अब इसमें से देवगौड़ा जो थे वो तो क्या बन गए? कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य बन गए। तो कर्नाटक से जब राज्यसभा सदस्य बने, इससे पहले जो देवगौड़ा है वो आपके कर्नाटक के क्या थे? CM थे। कर्नाटक के क्या थे? CM। यानी सीधे मुख्यमंत्री के पद से डायरेक्ट कहां आए थे? प्रधानमंत्री के पद पर।
और पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये फिर लोकसभा के सदस्य बने। किसके बने थे? लोकसभा के सदस्य बने। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। तो यहां दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो एकमात्र कौन हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव। लिखो 2 नंबर पॉइंट। ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। पहला कौन है? पीवी नरसिम्हा राव 1991। आगे लिख देना ब्रैकेट में, बाद में लोकसभा सदस्य बने। बाद में क्या बने? लोकसभा सदस्य बने। दूसरे कौन है? एच डी देवगौड़ा 1996, जो कर्नाटक से क्या बने? राज्यसभा सदस्य बने। जो कर्नाटक से क्या बने? राज्यसभा सदस्य बने थे। अगला है 3 नंबर बिंदु। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर क्या हुई थी? मृत्यु हुई। कौन कौन बता सकते हो क्या? सबसे पहला कौन है? पहले है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इनका एक फेमस नारा रहा है जो अक्सर बच्चे बोला करते हैं और अध्यापक सिखाते हैं, और कई बार सवाल भी पूछा गया। कौन सा? जरा याद करके बताओ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू कब? 1964। जवाहरलाल नेहरू के बाद में कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। मिला क्या स्लोगन? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु डेट जरूर याद रखना, 11 जनवरी 1966। और कहां हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद कौन से देश में है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान। क्योंकि 1965 में क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था, और 1965 की लड़ाई के बाद जो समझौता होना था उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री को रसिया ने, क्योंकि मीडिएटर कौन था? यह रूस था, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को कहां बुलाया था? ताशकंद में। एग्रीमेंट कितनी तारीख हुआ? 10 जनवरी को, और 11 जनवरी को ताशकंद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। हाँ, आपने बताया नहीं लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू का स्लोगन। आराम हराम है।
चलिए, हाँ, तीसरे पद पर रहते मरने वाले पीएम कौन है? इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। लिखे देखें। ऐसे पीएम जिनकी पद पर मृत्यु हुई है, पहले है जवाहरलाल नेहरू 1964। दूसरे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहां हुई थी? भारत से बाहर हुई थी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। फिर कौन है? इंदिरा गांधी, जिन्हें क्या बोलते हैं? आयरन लेडी। चलिए, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, बड़ा सिंपल सा, और उम्मीद है कि आप सभी उसका उत्तर देंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? मोरारजी देसाई। ठीक है। और कब सरकार बनाई थी? 1977 में। बढ़िया। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने भारत में? और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना ही नहीं किया? हाँ, चौधरी थे। चौधरी चरण सिंह। उन्होंने कभी संसद में गए ही नहीं थे, मौका ही नहीं पड़ा। इंदिरा जी ने ऐसा पासा पलटा, पहले देसाई जी को हटाया, फिर चरण सिंह जी आए, उनको भी क्या कर दिया? साइड में कर दिया। लिखिए अगली बात। एकमात्र प्रधानमंत्री क्या हुआ? गांधी उस समय चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव के हिसाब से तो पद पर ही है राजीव गांधी भी। लेकिन वो चुनाव का जो आचार संहिता का जो टाइम था, उसके अंदर ये घटना हुई थी। आप चौथा राजीव गांधी लिख दीजिए। राजीव गांधी कभी घटना 1991 की है। चेकलोर। चौथा कौन है? राजीव गांधी। देखो कब की? 1991 की है ना? हाँ, 91 है। ये देखी थी मैंने उस जमाने में, टीवी पर आया था शाम को 5-6 बजे। ये घटना समाचार के अंदर आई थी। राजीव गांधी की हत्या 1991। चलिए, एकमात्र पीएम जो कभी संसद में नहीं गए, कौन थे? हाँ, चौधरी चरण सिंह। तर्को है, चौधरी चरण सिंह एकमात्र पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। कौन थे? आगे लिखे। सबसे कम उम्र में पीएम बने,
कौन बने थे? हैं? राजीव गांधी। कितनी थी एज? 40 वर्ष। हाँ, कम ही है 40 वर्ष तो। और सर्वाधिक उम्र में पीएम बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इट ओनली फॉर 81 ईयर ओल्ड। हाँ, अभी तो मोदी जी फिर 80 थोड़ी में, 76 को है ना। हाँ, तो इनका रिकॉर्ड तो कंफर्म तोड़ना ही है। मोरारजी देसाई 81 वर्ष की आयु में क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। सबसे कम उम्र में कौन बने? राजीव गांधी। ठीक है। उसके बाद में मोरारजी देसाई का एक और इंटरेस्टिंग वाकया है कि ये शपथ लेते हैं ना, उस समय भारत का परमानेंट राष्ट्रपति नहीं था। एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ दिलाई थी? बीडी जत्ती ने दिलाई थी। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है वो कौन थे? मोरारजी, लिख दीजिए, मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती ने शपथ दिलाई थी। किसने दिलाई थी? बीडी जत्ती ने। लिख दिया क्या सभी ने? कितने पॉइंट हो गए? चलो 7वां पॉइंट लिखो। ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या बने? भारत के, लिखे थे कहीं, ऐसे सीएम जो पीएम बने। ऐसे सीएम जो क्या बने? पीएम बने। ऐसा पहला सीएम कौन था जो पीएम बना था? नहीं, ऐसा पहला एक ही था, मोरारजी देसाई। हाँ, ये पहले बंबई से सीएम हुआ करते थे। कहां के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई? बंबई के मुख्यमंत्री थे। कहां के मुख्यमंत्री थे? बंबई के। फिर आए कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, और ये कहां से थे? यूपी के सीएम रहे थे, उत्तर प्रदेश के। कहां के मुख्यमंत्री बने थे?
उत्तर प्रदेश के। फिर पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से। पीवी नरसिम्हा राव कहां से बने थे? आंध्र प्रदेश से। और एक हमने बात ही की थी, एच डी देवगौड़ा कहां से थे? देवगौड़ा ये थे कर्नाटक से। और पांचवे कौन है? मोदी। पांचवे कौन है? एनडी मोदी। और ये कहां के सीएम थे? गुजरात के थे। कहां के थे? गुजरात के। लिख दिया क्या सभी ने? चलो एक बार इनको रिवाइज कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे पीएम जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। हालांकि राजीव गांधी और लोकसभा का सामना नहीं किया। कौन थे? चौधरी। सबसे कम उम्र के पीएम राजीव गांधी। सर्वाधिक उम्र के कौन? ओनली फॉर 81 ईयर ओल्ड। ऐसे सीएम क्या हुआ? नहीं, देख खुशी का जोश अलग होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 90 साल की उम्र में लोग चुनाव लड़ लेते हैं, ये तो फिर भी 81 के थे। अमीन खान ने लड़ा था ना अभी। हाँ, ऐसे सीएम जो पीएम बने, मोरारजी देसाई कहाँ के सीएम हुआ करते थे? बंबई के। चौधरी चरण सिंह कहाँ के हुआ करते थे? यूपी से। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक, एन डी मोदी गुजरात। अब इसमें दो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव और एच डी देवगौड़ा। अब लिखे भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री। भारत रत्न से सम्मानित ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पीएम। सबसे पहले कौन है? नेहरू जी हैं। और इनको मिला था 1955 में। यानी नेहरू जी क्या थे? पद पर थे उस समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो पुरस्कार है ना, ये राष्ट्रीय जो नागरिक पुरस्कार है, चाहे भारत रत्न हो, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, इनका वितरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना इसका। नेहरू जी को कब मिला था? 1955 में। ये पहले प्रधानमंत्री हैं और शायद एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए ये भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दिया गया था। दूसरे लिखो कौन है? हैं? दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री, इनको मिला था 1966 में। कब मिला था? 1966 में। फिर है इंदिरा गांधी, इनको 1971 में। इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 में। फिर है राजीव गांधी और मोरारजी देसाई, इनको मिला था 1991 में। राजीव गांधी,
वे मोरारजी देसाई, इनको कब मिला है? 1991 में। और उसके बाद में 1997 में मिला है गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार भारत के क्या बने? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा नंदा इनको मिला था 1997 में। और फिर है अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी कब मिला था? 2015 में इनको मिला था। और अंतिम है चौधरी चरण सिंह, और कौन है? पीवी नरसिम्हा राव 2024 में। चौधरी चरण सिंह व पीवी नरसिम्हा राव, इनको कब मिला? 2024 में। लिख दिया क्या सभी ने? एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्या क्या लिखा है चेक भी कर लीजिए। भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू, कब मिला था? 1900। और पद पर रहते हुए भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला है? नेहरू। दूसरे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, कब मिला? इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1900। राजीव गांधी मोरारजी देसाई को 1900। गुलजारी लाल नंदा को कब मिला? अटल बिहारी वाजपेयी को। और चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को। गुलजारी लाल नंदा परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं है, कार्यवाहक है। वैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं होता, ठीक है ना? तो भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितने बने? 2 व्यक्ति बने, गुलजारी लाल नंदा और राजीव गांधी। लिखे अगला पॉइंट। भारत में कार्यवाहक पीएम बने गुलजारी लाल नंदा। कितनी बार? 2 बार, 1964, 1966। और तीन, जो 3 कार्यवाहक बने ना, एक तो खुद 2 बार बने गुलजारी लाल नंदा, और दूसरा कौन है? राजीव गांधी 1984 में। राजीव गांधी 1984 में। अब यहां एक खास बात है, गुलजारी लाल नंदा 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में, 1966 में इंदिरा गांधी की, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में, और राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में। यानी ये जो 3 कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति 2 ही हैं। एक कितनी बार बना है? 2 बार। ये तीनों ही उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए जब वास्तविक प्रधानमंत्री के पद पर क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी।
लिख लो ये फटाफट, लिख दिया सभी ने? हाँ, फिर लिखो, वह प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के नेता थे, जो किसके नेता थे? राज्यसभा के नेता थे। पहले है लाल बहादुर शास्त्री, पहला जरूर याद रखना, कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे वीपी सिंह, फिर है इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, और चौथे हैं आपके एच.डी. देवगौड़ा, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। एच.डी. देवगौड़ा, और फिर कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये थी प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ विशेष बातें, उनके कार्य और शक्तियां।